अच्छा, अगर एक बच्चा जो है वो एंशियस है, परेशान है, यानी इसका मतलब है कि इमोशनली अनस्टेबल है, उसकी कंसंट्रेशन भी सफ़र करेगी, वो फोकस नहीं कर सकेगा, उसकी मोटिवेशन भी सफ़र करेगी, उसका वो एनर्जी लेवल भी नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है ना कि ये 3 मसले आपके बच्चे में नज़र आ रहे हैं, तो वो उसके अंदर एंजाइटी है किसी लेवल पे। अब हम अक्सर सोचते हैं 7 साल के बच्चे को क्या एंजाइटी है, ये तो सारा दिन गेम्स खेलता रहता है। 8 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, इसको क्या परेशानी है? ये मैंने बहुत सी मदर्स को ऐसी बात कहते सुने। क्यों नहीं है? आप जाए ना जरा अपनी एज में, क्या आपको 7 साल पे, 8 साल पे, जो भी आपको अपनी एज याद आती है, कोई परेशानी नहीं थी? उस वक्त लगता था हमारे ऊपर परेशानियों के पहाड़ हैं, क्योंकि सुबह उठना है, अपना कमरा ठीक करना है, मेरा खिलौना बहन भाई ने ले लिया। मतलब उनकी परेशानी उनके लेवल की होगी ना, और जो उनको डिसिप्लिन किया जा रहा होता है। तो बच्चों का जब डिस्ट्रेस होता है तो फिर क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप के अंदर प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं और उनकी लर्निंग जो होती है वो पीछे चली जाती है। अगर ये एंजाइटी ज़्यादा देर तक चलती रहे तो फिर ये देखा गया है कि बच्चे न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस जो होते हैं उनमें नहीं जाते। बहुत से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो इसमें कट ऑफ टाइम होता है वो 3rd और 4th ग्रेड का होता है, क्योंकि ये जो टाइम होता है इसमें पढ़ाई का तरीका भी चेंज हो रहा होता है। क्योंकि 3rd ग्रेड तक ज़रा जूनियर क्लासेस होती हैं, इसमें पढ़ाई का स्टाइल ज़रा डिफरेंट होता है, हल्का फुल्का होता है। बच्चे अगर परेशान भी हैं, इमोशनली अनस्टेबल भी हैं, तो वो थोड़ा सा कोप कर लेते हैं। जैसे ही वो बच्चा 4th ग्रेड तक जाता है और उससे अगली क्लासेस में आना शुरू हो जाता है, तो अब क्या होता है कि टीचिंग भी बदल गई है, उसका स्टाइल भी बदल गया है, प्रेशर भी ज़्यादा पड़ गया है। अब वो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पे जा रहा है। पहले तो जैसे कि रट्टा लगा लिया और फिक्स चीज़ें लिखनी है, अब उसको कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा साउंड होना पड़ता है। तो बच्चे जो होते हैं अगर एंशियस होते हैं तो फिर क्या होता है कि उनको वो कंटेंट भी नहीं समझ आता, वो पीछे रहना शुरू हो जाते हैं, उससे उनकी सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है और फिर उनके अपने पीयर्स के साथ भी चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ये वाला साइकिल जो है ना, ये इनका स्ट्रांग हो जाता है। तो हमने क्या करना होता है, हमने बच्चों को इमोशनल जो मैच्योरिटी है वो देनी होती है, और उसमें क्या है कि उनकी एंजाइटी को सेटल किया जाए, उनका जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करवाया जाए और उनको बैलेंस दिया जाए। और वो कैसे होगा? उनका इमोशनल लव टैंक फुल करना है। आजकल ये बहुत शुरू हो चुका है ना, ज़रा ज़रा सी बात पे स्कूल वाले भी कह देते हैं कि आप जनाब अपने बच्चे को किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। और मुझे भी बहुत लोग अप्रोच करते हैं, मुझे एक सेशन का टाइम दे दें, मैंने आपकी मुलाकात अपने बच्चे से करानी है। ये बच्चे से क्यों मुलाकात करानी है? मैं चाहती हूँ आप उसे असेस करें कि वो ठीक है कि नहीं ठीक है। कितनी एज है बच्चे की? तो 5 साल, तो 8 साल, तो 10 साल, तो 12 साल। देखिए बच्चा जब सामने बैठता है, हालांकि चैलेंजेस कहाँ पे हैं? चैलेंजेस आपका ख्याल है बच्चे में हैं? 70 to 80% challenges are in the home environment between husband and wife. और वो जो चैलेंजेस हैं, बजाय इसके कि मैं एज एन आउटसाइडर सॉल्व करूं, आपको सॉल्व करने हैं। हाँ, आप मुझसे मशवरा लेने आएंगे तो मैं ज़रूर आपको अच्छी तरह से आपके एनवायरनमेंट को समझ के आपको गाइड कर सकती हूँ। लेकिन लोग इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा बच्चे से मिल लें। मेरे लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है बच्चे को सामने बिठा के, ये पढ़ता नहीं, ये खाता नहीं, ये नहीं करता, ये नहीं करता, कि मैं अब इस बच्चे से क्या कहूँ। तो और अक्सर मसले मुझे वहीं से समझ आ जाते हैं कि मदर की अपनी एंजाइटी और अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है। 3 सवाल मैं पूछती हूँ तो वो बहुत से काम खुद ही नहीं कर रही होती। तो ऐसे कभी भी कहीं ना करें, खुद जाएं, सीखें, और आप सीख के पहले खुद अप्लाई करें, फिर कोई 20% होता है कि आपको बच्चे के लिए कोई ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब बहुत ज़्यादा एंशियस बच्चा होगा कि फिर सिंपल से सिंपल कम्युनिकेशन भी आपकी घर में या इवन क्लासरूम एनवायरनमेंट में बहुत डिफ़िकल्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो बच्चे का लव टैंक हमने फुल करना होता है, बच्चे को इनकरेज करना होता है, बच्चे को अप्रिशिएट करना होता है। और उसके लिए आप क्या करते हैं? बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। हम यूजुअली ये कर रहे होते हैं कि हम बच्चे की बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा इनिशिएटिव नहीं लेता, बच्चे के अंदर मोटिवेशन नहीं होती। हम कहते हैं ना बच्चा बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं है, कुछ नहीं करना चाह रहा होता, वो इस वजह से नहीं करना चाह रहा होता। हम बैग उठा के लाते हैं, हम बैग रखते हैं, हम बैग में से कॉपी निकालते हैं, किताब निकालते हैं, पेंसिल बॉक्स निकालते हैं और कहते हैं अब पढ़ो। वो आराम से बैठा रहता है, कहता है मेरा नहीं दिल चाह रहा। उसको कहीं से मोटिवेशन नहीं आती, क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग काम है उसी में इन अ वे दिखा दिया कि दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब मैंने माओ को इतना परेशान देखा है, क्योंकि मैं शायद प्रोडक्ट हूँ खुद वर्किंग मदर की।
तो हमारी अम्मी ने तो कभी हमें होमवर्क नहीं कराया था, शी वॉज बिजी मदर, तो हम खुद अपना होमवर्क करते थे। जब ज़रा बड़ी क्लासेस में गए तो ज़रा कोई टीचर होते थे वो करा देते थे, लेकिन हम खुद करते थे। लेडीज़ मेरी मदर से पूछा करती थी आपके बच्चे कैसे पढ़ लेते हैं, तो वो इसी वजह से कि क्योंकि हमें ये पता था कि हमारी मदर बिजी हैं और अगर वो घर में भी हैं तो शी इज़ टायर्ड, वो हमारे साथ वैसे टाइम स्पेंड करना चाह रही हैं, तो हम खुद अपना होमवर्क करते थे, खुद बैग खोलते थे, खुद टाइम टेबल रखते थे, खुद चीज़ें अपनी समेटते थे। क्योंकि मेरे दिमाग में यही पिक्चर थी, तो मैंने आगे से यही किया कि मैंने अपने बच्चों को हमेशा इंडिपेंडेंटली बस ये बताया कि बेटा पढ़ाई का टाइम आ गया है, आप अपना होमवर्क करना है, चले बैठ जाओ होमवर्क करने। सर पे खड़े होके एक एक लाइन पढ़ना, एक एक वर्ड देखना, उसको फिर रिपीट करना, फिर उसको रब करना, फिर उसको परफेक्शन के स्टैंडर्ड पे लेके जाना, बच्चा फिर नहीं सीखता, बच्चा छोड़ देता है उस चीज़ को। हाँ, जहाँ पे बच्चा आपसे हेल्प मांग रहा है आप उसे ज़रूर हेल्प दें। आप मुझे हेल्प कर देंगी इस कंपोजिशन में, हाँ बिल्कुल मैं कर दूंगी, लेकिन वहाँ पर भी आपने जिम्मेदारी नहीं लेनी। आपने बच्चे को क्या कहना होता है, बच्चा आपसे सवाल पूछता है इसका क्वेश्चन का, ये मुझे मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं आ रहा, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, आप वो चैप्टर खोलती हैं, थोड़ा सा पढ़ती हैं, आप कहती हैं मेरा ख्याल है इसका आंसर जो है ना ये सेकंड पैराग्राफ में है, आप ज़रा पढ़ें एक दफ़ा और लिख के लाएं। फिर हमने बातें नहीं सुनानी शुरू कर देनी कि निकम्मे हो तुम इतने, तुम्हें समझ नहीं आती, तुमने कभी देखा नहीं है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि कैसे काम किया जाता है, ये नहीं करना। इसी तरह बच्चा आपको आके कहता है कि मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की जा रही, तो मैथ्स की बुक खोलें और जहाँ पर वो उसका मेथडोलॉजी उसको सॉल्व करने की बताइए, उस मेथडोलॉजी को रिवाइज करवाएं उनसे कि हाँ चले आए मैं आपको बताती हूँ। वो जो क्वेश्चन है ना उसको ना सॉल्व करके दें। उससे क्या होगा जब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, वो फिर जिम्मेदारी नहीं लेगा, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगी। अगर उसको समझ नहीं आती दोबारा समझाएं, 3 तरीकों से समझाएं, 6 तरीकों से समझाएं, लेकिन बहुत सेटल्ड रह के समझाना है, गुस्से भी नहीं आ जाना जरा जरा सी बात पे बच्चे के साथ। एक तो ये आपने करना है, बच्चों को पॉइंट्स को क्लैरिफाई करें, उनको सही तरह से इंफॉर्मेशन सारी दें और बच्चों को अपनी मिस्टेक्स को जेन्युइनली ठीक करने का मौका दें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे 5 लैंग्वेजेस को आप अभी भी सोच रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई, लैंग्वेजेस को कैसे इस्तेमाल करें। 2 टाइम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो टाइम है जब बच्चा स्कूल जाता है और एक वो टाइम है जब बच्चा स्कूल से घर आता है। इन 5 लैंग्वेजेस का आपने इस्तेमाल करना है जब वो स्कूल जा रहा है, और इन्हीं 5 लैंग्वेजेस का इससे वेलकम करना है बच्चे को जब वो घर आ रहा है। और अगर आप होम स्कूल बच्चा है तो उसको तो वैसे ही पूरे दिन में आपको टाइम मिल जाता है ना। देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज उन बच्चों के लिए जो कि होम स्कूल में, वो तो हर वक्त आप कोई ना कोई लव लैंग्वेज यूज़ करें। लेकिन अगर स्कूल गोइंग बच्चा है, वो घर से जब बाहर निकल रहा है, तो उसको लास्ट मैसेज क्या मिलना चाहिए कि उसका जो इमोशनल लव टैंक है वो फिल्ड अप हो। इससे क्या होगा, जब वो जाएगा तो वो अच्छी तरह पढ़ाई करेगा। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें सुबह क्या सीन होता है, हमारी अपनी हालत गैर हुई होती है, देर हो रही है, जल्दी करो, रात को जल्दी नहीं सोए थे, चीज़ें नहीं रखी थी, मुसीबत, खाना नहीं खा रहे, नाश्ता नहीं कर रहे। वी डोंट साउंड सेटल्ड। हम खुद ही इतने परेशान होते हैं और इतनी तबाही फेर रहे होते हैं, और वो बच्चा जो है उसको धक्के मार मार के गाड़ी में बिठाते हैं, कोई मुस्कुराहट नहीं होती हमारे चेहरे पे। फिर हमें ट्रैफिक याद आती है, फिर हमें हस्बैंड पे गुस्सा आता है अगर वो सो रहे हो स्पेशली और हमें भेज दें कि जाओ बच्चे को छोड़ के आओ। तो लव टैंक तो नहीं बच्चे का फील्ड होता उस वक्त। और जब वो बच्चा वापस आता है उस वक्त भी हमें ये फिक्र होती है अब ट्यूशन पे जाना है, अब कुरान टीचर वेट कर रही है, अब ये करना है। वी आर ओवरली ऑक्यूपाइड, और जब हम ओवरली ऑक्यूपाइड होते हैं तो बच्चे को वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। अब स्पेशली एक्सपर्ट्स ही कहते हैं कि अगर आप ये तरीका इख्तियार करते हैं, इसकी वजह से बच्चों को एक तो इमोशनल लव टैंक जैसे मैंने कहा फील्ड होता है, दूसरा उनके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग आती है और उनके अंदर करेज आती है। जब उन्होंने कोई बात करनी है या कोई मसला हल करना है तो वो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर वर्किंग मदर है, जब वो बच्चा स्कूल से आता है वो रिसीव नहीं करती। मैं खुद वर्किंग मदर हूँ, मैंने कभी अपने बच्चों को इस तरह रिसीव नहीं किया, लेकिन जब मैं खुद काम से वापस आती हूँ तो मैं सब बच्चों को उस वक्त अच्छी तरह मिलती हूँ, उनसे गपशप लगाती हूँ। अब जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं अपने अपने कमरों में, तो मैं हर एक के कमरे में जाती हूँ। कभी अगर मैं थकी हूँ, मैं अपने कमरे में जाके लेट जाऊँ तो उनको बेचैनी शुरू हो जाती है कि आप आई नहीं हमें मिलने के लिए। तो आपने फिर भी उनके साथ अपनी अटैचमेंट जो होती है उसको भरपूर रखना होता है, उनके साथ बातचीत करनी होती है।
बच्चों को जब ये सिंसियर एक्सप्रेशन ऑफ लव मिल जाता है तो उसके साथ क्या हो जाता है कि बच्चे सेटल होना शुरू हो जाते हैं। अब आप देखें, आज हमने बहुत सारे एरियाज को टच किया। बचपन का वो सफ़र, जब वो बच्चा छोटा है तो उस वक्त 5 सेंसेस के थ्रू उसकी लर्निंग आप होने दें और उसमें आप अपनी लव लैंग्वेजेस डालते रहें। प्लानिंग किया करें इसके लिए। पूरा बच्चे का जब स्केड्यूल लिखते हैं तो आप एक दिन पहले सोचा करें, टिक मार्क किया करें कि मैंने इसको कहाँ कहाँ पे कोई अपनी वो लव लैंग्वेज यूज़ की है, कहाँ कहाँ उसको अनकंडीशनल लव दिया है। फिर जब बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है तो हमने बच्चे के इमोशनल जो एलिमेंट्स हैं उनको ठीक रखना है। उसके लिए हमें इमोशनली साउंड होना पड़ेगा। हम जितने इमोशनली साउंड होंगे बच्चा भी साउंड हो जाएगा। और फिर एक और स्टेज के आगे बच्चा जा रहा है, आ रहा है, उस टाइम पे उसको मज़ा करवाएं, गपशप लगाते हुए जाएं, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें उनके साथ करें, प्लेजेंट बातें हों सारी। तो आप देखें कि बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, सेटल रहते हैं। चैलेंजेस तो बीच में चलते रहेंगे ना, लेकिन उन चैलेंजेस को हम इस तरह से क्रॉस करेंगे। हाउ टू टेक अ फ्रेश स्टार्ट। अब जो पुरानी गलतियां होंगी उनको कैसे ठीक करें। पहली बात तो ये कि जा के बच्चों से माफ़ियाँ ना बहुत ज़्यादा मांगे। पता नहीं, हमें माफ़ी मंगवाने का और मांगने का बहुत शौक है। मतलब माफ़ी जेन्युइन होनी चाहिए और हर दफ़ा जो माफ़ी होती है ज़रूरी नहीं है ये कह के ही मांगी जाए कि आई एम सो सॉरी। अगर आपने अपने रवैयों को ठीक करना शुरू कर दिया वो भी माफ़ी होती है। हाँ, अगर आपके बच्चे आपसे कभी बातचीत कर रहे हैं, आप पहले ऐसे करती थी, तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ आई फील बैड, मैंने ये किया, लेकिन अब मैंने सीखा है एंड आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। टीनेज बच्चे कभी कभी आपको ऐसी बात भी कह देते हैं, अब क्या फ़ायदा। ठीक है, तो फ़ायदा हर एज में होता है, ये मैं आपको बता दूँ। हमने इस चीज़ को अपने लिए कोई टैग लाइन नहीं लेना। आप कहें कि नहीं मुझे बहुत फ़ायदा है, आई फील वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ और आई ऑल्सो फील गुड अबाउट यू। और मैं तो हमेशा हर एक को कहती हूँ, जब अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में इतने मौके देता है और ये नहीं होता कि आप क्या फ़ायदा, तो हम क्यों नहीं इंसान होके ये चीज़ सीख के लोगों को मौका दे सकते, लर्निंग का मौका दे सकते, सीखने का मौका दे सकते। तो आप आहिस्ता आहिस्ता ना चीज़ें ठीक करती जाएं। और जब हम चीज़ें ठीक करते हैं ना तो एकदम से फ्लिप नहीं करना, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर आपसे गलतियाँ ज़्यादा होंगी। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ठीक करते हैं, फिर आप उसके बाद थोड़ा सा और पीछे होते हैं। अब आप देखते हैं कि मैं क्या पढ़ा पा रही हूँ, क्या नहीं पढ़ा पा रही, मेरे ट्रिगर्स क्या हैं। आप अपनी सेल्फ केयर करते हैं। लेकिन अगर आप परेशान हैं तो फिर पहले आपको अपनी परेशानियों को रिजॉल्व करना होगा ना। आप जितने सेटल्ड होंगे उतना ज़्यादा बच्चे से अच्छी तरह डील कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा हमारा ये है, क्योंकि हमारे अपने रिलेशनशिप सफरिंग में होते हैं, हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ। तो हमने हर चीज़ को अपनी नर्व्स पे सवार किया हुआ होता है और उसकी वजह से फिर हमें और कोई आउटलेट नहीं मिलता तो हम बच्चे को लगाते हैं। देखिए, अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हैं और आपका बच्चा जो है आपसे अटेंशन मांग रहा है, तो ये पहले तो एज पे बच्चे की डिपेंड करेगा। अगर छोटा बच्चा है उसको तो आप नहीं कह सकते कि मैं इमोशनली ड्रेन्ड हूँ, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकती। बड़े बच्चे को आप थोड़ा सा कह सकते हैं, मैं थकी हुई हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और मैं उसके बाद आपसे बात करती हूँ। ठीक, और बड़े बच्चे समझ भी जाते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उसके लिए आपकी अपनी सेल्फ केयर बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो मदर्स अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करती तो फिर वो बच्चों को नहीं दे पाती। यानी अगर आपका छोटा बच्चा है तो आपको किसी न किसी तरह अपनी नींद पूरी करनी है, अपना खाना वक्त पे खाना है, अपनी नमाज़ों को अच्छा जितना आप उस हिसाब से बना सकते हो बनाना है, ड्रेसअप होना है और हेल्दी ईटिंग करनी है, फिज़िकली अपने आप को एक्टिव रखना है और खुश रहना है, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, अपनी जज्बात को, सोशल हेल्थ को अच्छा बनाना है, मसाइल को डील करने के तरीके जो है अपने ठीक रखने हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे और छोटे बच्चे को क्या आप कहेंगे कि बेटा मैं नहीं तुम्हें हैंडल कर सकती। और अपने हालात को समझना है, अपनी लिमिटेशंस को समझना है कि अगर मुझे पता है कि मेरे मसलन ससुराल वाले सपोर्टिव नहीं है तो रोज़ इस बात पे कुड़ना नहीं है कि वो सपोर्टिव नहीं है। समझ लेना है वो सपोर्टिव नहीं है और उसके बगैर मैंने फिर सारे काम को मैनेज करना है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने आपसे पहले चीजें की भी होती है तो आप एकदम रिड्यूस नहीं करते ना, आपको ट्रिगर एक दफा जब चलता है ना तो तब बड़ा जाना पड़ता है आपका रिएक्शन, फिर वो बच्चे का रिएक्शन, फिर आप सॉरी कर रहे हो, आप उससे मैं तो कर ही नहीं सकती, फिर आप ये एक्सेप्ट करके बैठे। तो फिर टाइम थोड़ा सा मैंने अपनी पर्सनैलिटी को समझना है कि मेरे ये
देखिए हमें बहुत सारे स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट का स्किल आना चाहिए, इसके बाद हमें सेल्फ केयर आनी चाहिए, फिर इसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट आनी चाहिए, अपने जज्बात का सही इजहार आना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को समझना चाहिए, हम मेरे इमीडिएट इन्वायरमेंट में जो मुख्तलिफ अफराद हैं उनकी पर्सनैलिटीज़ को समझना चाहिए। अब देखिए हम एक ही गलती बार बार करते हैं। आपको क्यों नहीं समझ आ जाती कि फ़लाँ बंदा जिससे मैं डील कर रही हूँ डे टू डे उसका ये मिजाज है, हम फिर वही बात कहते हैं उसको, फिर उसी बात पे लड़ाई करते हैं। जब हम कह देते हैं रोज़ इस बात पे लड़ाई होती है, तो भैया आप वो रोज़ बात करते क्यों हैं? आप उस बात को चेंज करें ना। अच्छा, उस पर एक तो हमारी ख़वातीन को ना बहुत शौक है फेमिनिज्म की मूवमेंट्स में जाने का। औरतें क्यों सफ़र करें, मर्द क्यों ना कुछ। तो मैं कहती हूँ कि मेरे आगे मर्द बैठा होता तो मैं उसको भी यही बात बता रही हूँ कि आप कर लें। तो अगर आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड को या मेरे घर के बाकी अफराद को नहीं फील हो रहा, मुझे फील हो रहा है, जिसको फॉर्मूला ही है, जिसको फील हो रहा है उसको काम करना है। मुझे 6 लोग तंग कर रहे हैं ना, उनको नहीं फील हो रहा, मुझे फील हो रहा है, तो काम किसको करना है? मुझे। हम कहते हैं नहीं, वो 6 लोग अपने पर काम करें जिनको फील ही नहीं हो रहा, ताकि मेरी सफरिंग कम हो। ये नहीं चलता, ऐसा फॉर्मूला चलता ही नहीं है, क्योंकि मुझे फील हो रहा है इसका मतलब है मुझे काम करना है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के सही प्रिंसिपल्स आते हैं, उसका तरीका आता है और आप खुद प्रैक्टिस करती हैं और आप बच्चों को मैनेज करवाती हैं, तो बच्चे आपके अल्टीमेटली वो सब चीज़ें सीख लेते हैं। हमें पता नहीं होता ना, आपने टाइम मैनेजमेंट की कितनी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, कितनी बुक्स उस पर पढ़ी हैं। जब वो करते रहेंगे तो बच्चे भी कर लेते हैं। हमारा मसला दरअसल ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे एक्सपीरियंस से लर्न कर लें, और मतलब वो खुद उनको वो ना ठोकर लगे जो हमें लगी है, लेकिन वो उनको लगेगी। ठीक है जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।